हिंदी वल्लरी 9वीं कक्षा का 7वां पाठ या पद्य भाग पर्यावरण बचाओ कविता के भाग को हम आज अध्ययन करेंगे। नमस्कार छात्रों, मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहट्टी होळलकेरे तालूका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आज मैं हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी 9वीं कक्षा की एक कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। कविता का नाम जो है पर्यावरण बचाओ। ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना है या नहीं सुना है ना? तो यहाँ पर हम क्या करना है, इस शीर्षक का अर्थ पहले जानना है। उसके बिना हम कैसे कविता को चयन कर सकते हैं, नहीं है ना? तो इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, पर्यावरण शब्द का अर्थ और बचाओ शब्द का अर्थ और उसका जो थीम क्या है उसे हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पर्यावरण का अर्थ होता है क्या है, कन्नड़दल्लि ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು पर्यावरण, इसका अर्थ होता है ಪರಿಸರ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಚಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಿ, इसका अर्थ होता है रक्षणे ಮಾಡುವುದು। ಏನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು। ಹೌದು, ಇದು ಸತ್ಯ। ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು। ಈ ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನ यहाँ पर डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी, कौन है, डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी हमें किस प्रकार समझा रहे हैं। देखिए, एक कविता के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। ऐसे ही हम कहते हैं तो आप उसकी वो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन विषय आप लोग जानते हैं, परिसर रक्षा करने का भार हम पर है ना? उसे किस प्रकार हम अपना बना सकते हैं, किस प्रकार उसमें हम जागृत होकर, इच्छुक होकर, उसमें उत्साहित होकर भाग ले सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं एक कविता के द्वारा बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चे जल्दी समझ जाएंगे और खुशी के साथ इसे किस प्रकार बचाना है, हमारे पर्यावरण को किस प्रकार बचाना है, उसको ज्यादा आकर्षित होकर ध्यान देकर उसकी ओर ये हमारे बच्चे बढ़ जाएंगे। ऐसी सोच अपनाकर ये डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी कवि हैं, इस कविता के कवि हैं। ये परिसर को बचाने के लिए एक कविता के माध्यम से हम बचाने के लिए वो प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हमें इस प्रकार एक कविता के माध्यम से परिसर रक्षा किस प्रकार यानी पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करना है उसे समझाने वाले कवि का जो अता पता नाम वो सभी परिचय जानना जरूरी है ना? तो हम उसके बारे में अभी देखेंगे। क्या है इधर कवि परिचय में, किसका परिचय हम जानते हैं इधर, डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी। तो परशुराम शुक्ल जी कवि हैं। इनका जन्म जून 6, 1947 को जन्म हुआ। 1947 जून ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। जो स्थान जन्म स्थान कौन सा है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेशದ ಕಾನ್ಪುರ್ ನಲ್ಲಿ 1947 ಜೂನ್ 6
ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ इस कवि की विशेषता क्या है? तो लिखते हैं तो कुछ विशेषता के साथ ही लिखते हैं. कवि हो या कुछ अलग साहित्यकार हो, या गद्य को लिखने दो या पद्य, कोई भी लिखना है तो भी उनकी एक एक विशेषता होती है. लिखने वालों की यानी साहित्यकार की एक अपनी ही विशेषता होती है. आप में भी कुछ विशेषताएं है ना. उन विशेषताओं को हम क्या करना है, आपको क्या, आप में क्या है, इस प्रकार की जो खूबी है उसे हमें पता लगाना होता है. बाहर की दुनिया को दिखाना होता है जो आप किसमें इच्छुक हैं. अभी कुछ लोग लिखने के लिए, कुछ चित्र खींचने के लिए, नहीं तो गाने में, कुछ लिखने में और कुछ काम करने में, समाज सेवा, एक एक विशेषता को अपने मन में रखते रहते है ना. वैसे ही ये साहित्यकार की विशेषता क्या है हम देखते जाएंगे. एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार, ज्यादातर हम इनको बाल साहित्यकार के रूप में ही देखते हैं. क्यों ऐसा लिखते हैं? जो बालक होते हैं यानी आपके उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको समझाने से समाज स्वस्थ रहेगा. पहले से ही ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ, ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿ ಬನ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಆದಾಗ, ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಖರಾಬಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋದು, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो बुरा है, ऐसा नहीं करना है, वो सुनते नहीं. तब हम समझाने के लिए जाते हैं तो वो नहीं सुनते. इसीलिए बच्चों क्या करना है, जो पहले ही छोटे होते हैं तभी से एक अच्छे संस्कार, जो जागृति है, परिसर हो, घर हो, कुछ भी हो, जो शिक्षा हो, हर एक क्षेत्र में बच्चे को जागृत करना है. ये अच्छी राह है, अच्छा रास्ता है, ये अच्छी सड़क है, इस पर आप जाते हैं तो अपना जीवन उज्जवल बनेगा. इस रास्ते पर तुम चले जाते हो तो ये खराब जीवन आपका निकलेगा. इस प्रकार उसे समझाने से तब वही चुनता है आपको क्या चाहिए, यानी उनको क्या चाहिए वही सुनता है और चुनता है ना. इसीलिए इस प्रकार बच्चों के मन में जागृति की भावना भरने वाले विशेष यानी बाल साहित्य के बारे में लिखने वाले कवि ये माने जाते हैं. तो इनको बहुत पुरस्कार भी मिले हैं. ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವ ಕೃತಿ ಪರ್, ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವ ಅನ್ನುವಂತಹ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನೇ ಇವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. तो भारतीय वन्य जीव कृति पर इनको पुरस्कार मिला है. और उसके साथ साथ समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली से सम्मानित भी हैं. हिंदी संस्थान हैदराबाद द्वारा, उसके साथ साथ अनेक संस्थानों से या संस्थाओं द्वारा इनको पुरस्कार मिले हैं. ज्यादातर हम परिसर यानी पर्यावरण जागृति के हिसाब से ही उन मंत्रालय यानी ऑफिस से ही यानी संस्थाओं से ही इनको ज्यादा पुरस्कार मिले हुए हैं. तो इसीलिए बच्चों इस कवि के विचार को हम सुनने से पहले, जानने से पहले उनके जीवन का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना आवश्यक है. मैं समझती हूँ डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जो परिचय संक्षिप्त रूप में मैंने दिया है इधर, जून 6, 1947 उत्तर प्रदेश के कानपुर में, इतना याद रखिए. और ये बाल साहित्यकार थे, प्रख्यात थे. और उसके साथ साथ इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं. नई दिल्ली द्वारा, हैदराबाद द्वारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा. 1, 2, 3 लिखते हैं तो ज्यादा है ना. 2 मार्क के यानी 2 अंक के रूप में आराम से इतना आप लिख सकते हैं. ये जानकारी आप प्राप्त किए. तो हम अभी देखेंगे इस कविता में आए हुए कुछ शब्दों के बारे में,
उसके अर्थ के बारे में जानकर आप कविता को पढ़ते हैं तो और भी आपको सरल रूप से सरलता से कविता समझ में आएगी। तो ठीक है बच्चों, अब इस शब्दों के बारे में हम देखते जाएंगे। क्या है मांग का अर्थ होता है, यहाँ पर कविता में एक शब्द आता है, क्या है वह? मांग। मांग का अर्थ होता है चाह, इच्छिसु, आज से पढ़ो तो बयके, इच्छे अल्वा, कामने, उसके साथ साथ ಯಾಚನೆ, ಇದೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಈ ತರಹದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೂರು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಮಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಾನು ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಮಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ आगते, चाह ಅಂತ ಕೂಡ आगते। तो उसके बाद एक शब्द है सोंधी मिट्टी। मिट्टी का अर्थ है क्या? मन्नू, है ना। तो सोंधी मिट्टी का अर्थ क्या होता है? सुगंधित खुशबूदार मिट्टी, परिमलयुक्त मन्नू ಅಂತ। हमारे भारत देश की मिट्टी कैसी है आप लोगों को पता है ना। उसके ऊपर दो बूंदे बारिश की बूंदे गिरती हैं तो सारा पर्यावरण सुगंधित हो जाता है ना, खुशबूदार हमें लगता है, हम सूंघते रहते हैं, वाह कितना अच्छा सुगंध है हमारी मिट्टी का। ऐसी जो मिट्टी का किसी देश में भी हमें देखने को नहीं मिलती है, ऐसे मिट्टी के देश में हम पैदा हुए हैं, ये हम हमारा जो पुण्य, हम सौभाग्य मानते हैं, है ना बच्चों। तो इसीलिए कवि यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं किसकी? मिट्टी की। ये किस कैसी मिट्टी है? सोंधी मिट्टी है, सुगंधित खुशबूदार मिट्टी है, परिमल युक्त मन्नु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। जलवायु का अर्थ होता है क्लाइमेट, वातावरण अथवा मौसम ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ। उसके बाद शोर एक शब्द है, हम कक्षा में कभी कभी कहते रहते हैं, आप शोर मचाते रहते हैं, है ना। क्यों इतना शोर मचा रहे हैं हम पूछते हैं ना, उसका अर्थ क्या होता है? कोलाहल, ऊंची और तीखी आवाज, ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೂಗೋದು। ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕೂಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ? शोर ಅನ್ನೋ शब्द। अभी मार्केट में क्या होता रहता है, आपने देखा है, बहुत शोर होता है। क्या करते रहते हैं? चीजें बेचने वाले यानी सौदा करने वाले अपने अपनी तरफ से वो अपनी चीजों के जो रेट होते हैं, मूल्य जो होता है, उसके बारे में वो खींच खींच कर बताते रहते हैं, है ना। तो ऐसे उसे क्या कहते हैं? शोर, कोलाहल या ऊंची और तीखी आवाज, आवाज ಅಂದ್ರೆ ध्वनि। तो उसके बाद रोपना एक शब्द आता है। रोपने का अर्थ होता है ನೆಡುವುದು, लगाना, ಹಚ್ಚುವುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು। ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋದು, ಗಿಡ ನೆಡೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ में रोपना ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ये शब्द आपने नहीं सुना है, सुना था क्या? नहीं है। तो आज आप एक नया शब्द, ये सारे शब्द सुने होंगे लेकिन ये शब्द आप लोगों के लिए नया है क्योंकि आप कन्नड़ भाषी हैं, अभी अभी सीख रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों ये शब्द याद रखिए, रोपने का अर्थ होता है ನೆಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಚ್ಚುವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು। उसके बाद शपथ। शपथ एक शब्द है, ವಾದ, ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ। ಶಪಥ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾದ, ಮಾತು ಕೊಡೋದು, ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದು, उसको हिंदी में प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ಅಂತ ಇದ್ರು ಜ್ಞವನ್ನ ನಾವು हिंदी में ज्ञ के रूप में उच्चारण करते हैं, इसलिए प्रतिज्ञे ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ हिंदी में प्रतिज्ञा आते। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ और भी कुछ शब्द हैं, उनको भी मैं समझाते जाती हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी पूछती हूँ, लिखा होगा आप लोगों ने। तो अभी कविता शुरू करेंगे, सभी सुनने के लिए इच्छुक है ना? ठीक है, एक राग के साथ हम क्या करेंगे? कविता को गाएंगे। उससे पहले हम ठीक से पढ़ेंगे, है ना। तो शुरू करते, उससे पहले हम जानना होगा कविता का आशय, क्यों ये परिसर को यानी पर्यावरण को रक्षा कर रही है, बचाने के लिए बच्चों के सामने ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಂಗ್, ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನೋಡೋಣ। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है, ಹೌದು ತಾನೆ?
ಪರಿಸರದ ಹೊರತು ನಾವು ಬದುಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಮಾನವ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, असंभव। संभव इसका विलोम अर्थ है असंभव। उसके बाद शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯಯುಕ್ತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಪರಿಸರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರ ನಮಗೆ आवश्यकवाಗಿದೆ। आजकल जलवायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। आजकल क्या हो रहा है? जो शब्द मालिन्य यानी उसको ध्वनि मालिन्य कहते हैं। उसके बाद प्रदूषण, मालिन्य का अर्थ होता है प्रदूषण। प्रदूषण ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। तो वायु मालिन्य ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, उसके साथ साथ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ। ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವವರು, ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸುವವರು ಯಾರು? ನಾವು ನೀವು ತಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾಗೃತಿಯ ಗುಣವನ್ನ, ಭಾವನೆಯನ್ನ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಒಂದು ಆಶಯ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? तो उसके साथ साथ प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ज्ञान आकर्षित किया है। ಇದು ಎಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಉತ್ಕಂಠಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಘನಘೋರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಸರ ಸಿಗಬಹುದು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಅಂತ ಸಚೇತ್ ಕರ್ ರಹೆ हैं। ऐसा एक जो पर्यावरण हमारे सामने है उसको हम कैसे शुद्ध करते हैं, इसको आपको जानना ही होगा। तो इस आशय से कवि इस कविता को लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, कविता को पढ़ती हूँ, उसके साथ राग के साथ पढ़ती हूँ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव है जगत में, जब तक जग में पानी। जब तक वायु शुद्ध रहती है, सौंधी मिट्टी रानी। तब तक मानव का जीवन है, यह सबको समझाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यह खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। इससे कविता आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं जाने वाली। आप जो पढ़ रहे थे, मेरा ध्यान किस पर था? इधर उधर था। अब हम क्या करना होगा? अपने ध्यान को आकर्षित करना है, खींचना है, तो उसको राग के साथ सस्वर गायन करना जरूरी है ना बच्चों? तो आप भी अलग अलग राग से इसे गा सकते हैं। मैं एक राग को लेकर आई हूँ, उस राग में गा के या गायन करके दिखाती हूँ, ठीक है? आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण बचाओ। तब तक जीव जगत में है, जब तक जग में पानी। तब तक जीव है जगत में, तब तक जग में पानी। जब तक वायु शुद्ध रहती है,
तक मानव का जीवन है यह सबको समझाओ। तब तक मानव का जीवन है यह सबको समझाओ। पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण बचाओ। ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट करे, शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण बचाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यही खाओ। एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, आज शपथ यही खाओ। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ भाई, पर्यावरण बचाओ। इस प्रकार आप और अन्य अलग रागों से भी गा सकते हैं। ऐसा गाने से 5 मिनट में कविता हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। नहीं तो पाठ के जैसे हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमारे दिमाग में कविता नहीं जाने वाली। तो बच्चों हम इस प्रकार गा सकते हैं। मैं भी ठीक नहीं गाया, फिर भी कोशिश किया है मैंने। आप बच्चे हैं ना, बहुत अलग अलग राग से कुछ कोशिश करें। कल की अवधि में मैं आप लोगों को पूछती हूँ, तब आप क्या करना है, इस प्रकार अलग राग से गाना होगा। ठीक है, तो क्या है इसका उद्देश्य कविता का देखते जाएंगे। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। आज समय की मांग क्या है, चाह क्या है, इच्छा क्या है, पर्यावरण को बचाना है कि नहीं? क्योंकि हम इस पर्यावरण में ही जीवन बिता रहे हैं। पर्यावरण के बिना हम यहाँ पर रहना असंभव है। तो इसीलिए कलुषित या प्रदूषित पर्यावरण में हम रह नहीं सकते। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक अच्छा परिसर का या पर्यावरण का निर्माण करना है और शुद्ध परिसर को बचाना है ना? इसीलिए पर्यावरण बचाओ कहते हैं। तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी, जब तक वायु शुद्ध रहती है सोंधी मिट्टी रानी। जब तक जीव है जगत में, ये सारे बहुत सारे जीव जंतु हैं कहाँ पर, पर्यावरण में। और पानी भी जब तक रहता है तो तब तक वायु शुद्ध रहती है, तो तब तक वायु शुद्ध रहना ही है। और सोंधी मिट्टी रानी, मिट्टी भी कैसी होना चाहिए, सुगंधित खुशबूदार ही होना आवश्यक है। तब तक मानव का जीवन है यह सबको समझाओ। ये कब तक, शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध मिट्टी कब तक रहती है, तब तक हम आराम से जीवन बिता सकते हैं। ये पूरा प्रदूषित हो जाते हैं तो तभी हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसी बात को बच्चों को समझाओ। ऐसे कौन कह रहे हैं, डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी कवि कह रहे हैं। ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। ये सभी क्या है, जीव जगत के मित्र हैं। कौन, शब्द, उसके बाद मिट्टी और जलवायु। जलवायु का अर्थ हमने लिखा है मौसम, क्लाइमेट होगा, वातावरण। इवेल्ल ಈ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಿತ್ರರು ಸಭಿ, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದೇ ತಾನೇ। ಹಾಗಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ।
शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. ನಾವು ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತರೋಣ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ ವೃಕ್ಷ ಯದಿ ಕಟ್ ಜಾಯ್, ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಇರ್ಬೋದು, हमारे घर के चारों ओर होगा और पर्यावरण में भी हम जंगलों में पेड़ देखते हैं. तो अब क्या हो रहा है, संख्या कम होती जा रही है क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काटते हैं, है ना, और वहां पर घर का निर्माण करते हैं, अलग अलग फैक्ट्रियों का निर्माण करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं ये लोग पता नहीं, है ना. जहां पर भी जो मिट्टी है उसको ढांप रहे हैं, कैसे, सीमेंट को लेकर उसको ढांप रहे हैं. ऐसा अच्छा नहीं है. हमारी जो मिट्टी है ये आरोग्यपूर्ण स्वस्थ रखने वाली एक औषधि के जैसी है. तो हम उसे जानकर भी क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको ढांप रहे हैं, उसके ऊपर कंक्रीट डाल रहे हैं, कंक्रीट जंगल का निर्माण कर रहे हैं, है ना. इसीलिए ऐसा मत कीजिए. जो आपका घर होता है उसके चारों ओर जगह थोड़ा रख कर छोटा सा घर निर्माण करके उसके चारों ओर पेड़ पौधों को लगाइए. अच्छी हवा मिलेगी, यानी पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा. ऐसा नहीं हो रहा है. तो इसीलिए आप क्या करना है, एक वृक्ष यदि काटते हैं तो उसको हम 11, उसके बदले में 11 वृक्ष लगाइए. कितना अच्छा बोल देते हैं. देखिए कौन कवि, ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮರವನ್ನ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ 13 ಅಥವಾ 11 ಅಂದ್ರೆ 11 ಮರಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆಡಿ. ಒಂದರ ಬದಲು 11 ಮರವನ್ನ ನೆಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇರೋ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಜಲ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್, ಸರಪಳಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೇನೆ ಆಗೋದು. ಪರಿಸರ ನಾಶವಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಏನಂತ, ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚಂಡಮಾರುತ ಇರ್ಬೋದು, ಭೂಕಂಪನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರವನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಕಾ ವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರವನ್ನ ನೆಟ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ದೇವವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡಿರೋದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು, ನಾವು ನೀವುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಮರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೆಡ್ರಿ. ರೋಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. रोपने का अर्थ होता है नेड़ुವುದು ಅಥವಾ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತ. इसीलिए वो कह रहे हैं आज शपथ यही खाएंगे, नित नित यानी हर दिन एक एक वृक्ष को हम रोपते जाएंगे. ಒಂದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಶಪಥವನ್ನ, ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಶುದ್ಧ ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ ನಾವಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಸರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಚಾವೋ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಈ ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕವಿತಾ ವಾಚನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. नहीं हुआ तो अगली कक्षा में हम आप लोगों को समझाएंगे और इसके प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास भाग को अगली अवधि में करेंगे. ठीक है बच्चों.
अब तक जो मैंने कुछ विचारों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया वो आप लोगों को समझ में आया है। ऐसा समझते हुए मैं धन्यवाद समर्पण करती हूँ। धन्यवाद।